Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Here we continue this chapter. अब ये चैप्टर हमको स्टार्ट करना है एसिड सॉइल से। प्रीवियस जो लेक्चर है, अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो उसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करने से पहले जो हमने पुराना पढ़ा है उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एसिडिक सॉइल्स पे जंप करने से पहले जो हमने पुरानी सॉइल्स पढ़ी थी, लाइक saline soil, after that alkali soils, and after that saline alkali soils। तो तीन तरह की सॉइल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन तीनों में हमें डिफरेंस पढ़ना था, EC, ESP एंड pH। सैलिन सॉइल्स जो होती हैं उनका जो EC होता है मोर देन 4, ESP 15 से कम और pH 8.5 से कम। इन सारी चीज़ों का जस्ट रिवर्स करना होता है एल्कलीन सॉइल में, यानी यहाँ पे 4 से कम हो जाएगा और ये वैल्यूज़ जो हैं 15 से ज़्यादा हो जाएगी और pH 8.5 से ज़्यादा। अब सैलिन अल्कलीन को हम कैसे बनाएंगे? सैलिन अल्कली, देखो ये सैलिन है, ये अल्कली, और सैलिन अल्कली में इनका कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? पहला कॉम्बिनेशन EC को सैलिन से उठाएंगे, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे EC की मोर देन 4 है। अल्कलीन के जो ESP है वो यहाँ से उसको उठा के यहाँ रख देंगे, यानी ये ESP हो गई, और pH यहाँ का ले लेंगे, यानी pH 8.5 से कम का हो गया। तो इस तरह से आपको भी टेबल इसी तरह से याद रखनी है इन सब की वैल्यूज़ को। तो अब हमें जो चैप्टर कंटिन्यू करना है, ये करना है एसिडिक सॉइल से। तो एसिडिक सॉइल्स क्या होती हैं? एसिडिक सॉइल्स वो सॉइल्स होती हैं जिनका pH जनरली एसिडिक होता है, लेकिन कितना होता है? इट इज़ लेस देन 5.5। तो जिन सॉइल्स का pH लेस देन 5.5 होता है, दे आर टर्म्ड एज एसिडिक सॉइल्स। किसी भी सॉइल को हम एसिडिक सॉइल कैसे कह सकते हैं? यानी अगर हमको कोई कहता है कि एसिडिक सॉइल्स को नॉन एसिडिक सॉइल से अलग करके बताओ, तो उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास दो बातें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज़ द PBS, दैट इज़ परसेंट बेस सैचुरेशन, और दूसरा मेथड जो हम पढ़ना है दैट इज़ द सिंपल वन, दैट इज़ द pH। तो दो मेथड्स हैं, सॉइल का pH और सॉइल में परसेंट बेस सैचुरेशन कितना होता है। परसेंट बेस सैचुरेशन का फॉर्मूला यहाँ गिवन है। PBS यानी परसेंट बेस सैचुरेशन, यानी हमारी सॉइल्स में यू ऑल नो बहुत सारे बेस प्रेजेंट होते हैं। कैसे बेस प्रेजेंट होते हैं? वी ऑल नो, जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल कोलाइड्स होता है जनरली, उसमें जो क्ले सॉइल्स होती हैं स्पेशली, दे आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होने के कारण ये किसको अट्रैक्ट करेंगी? पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। पॉजिटिव चार्ज जनरली क्रिएट होता है, जो हमारे कैटाइंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो कैटाइंस होते हैं दे आर जनरली बेसिस। जनरली वो बेस होते हैं, जैसे सोडियम कैटाइन होता है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, दे ऑल आर कैटाइंस। ठीक है, और ये कैटाइंस क्या होते हैं? इन्हीं को हम बेस बोलते हैं। तो इसीलिए हम कैलकुलेट करते हैं परसेंट बेस सैचुरेशन, और परसेंट बेस सैचुरेशन के लिए हमें जो फॉर्मूला है दैट इज़ एक्सचेंजेबल बेसिस। जो एक्सचेंजेबल बेसिस सॉइल प्रेजेंट हैं, अभी मैंने बताया एक्सचेंजेबल बेसिस में हमारे सोडियम हो सकते हैं Na पॉजिटिव, पोटेशियम है ये पॉजिटिव, कैल्शियम है तो Ca2 पॉजिटिव, इसी तरह से मैग्नीशियम वगैरह, ये सब हमारे एक्सचेंजेबल बेसिस होते हैं। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर बेस निकालना है, फॉर एग्जांपल सोडियम निकालना है, तो यहाँ पे हम सोडियम को रखेंगे एक्सचेंजेबल बेस में, सोडियम को, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम। आफ्टर दैट वी विल डिवाइड दिस वैल्यू बाई CEC, दैट इज़ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो हमको निकल कर आएगा ये हमको ये कहलाएगा परसेंट बेस सैचुरेशन। परसेंट बेस सैचुरेशन की यूनिट है सेंटीमोल्स पर kg या फिर मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। अब ये जो PBS होता है, परसेंट बेस सैचुरेशन होता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, लाइक फॉर ह्यूमिड रीजन, जो ह्यूमिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो सॉइल होती है जनरली वो सिलिकेट क्ले में रिच होती है। तो जो ह्यूमिड एरिया होता है हमारा, ह्यूमिड एरिया में सॉइल्स सिलिकेट पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं? मिलके सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। दे मेक द सॉइल नेचर एसिडिक, और इनका जो परसेंट बेस सैचुरेशन होता है वो बिलो 80, इनका जो परसेंट बेस सैचुरेशन बिलो 80 इनकी वैल्यू होती है। लेकिन जो सॉइल होती है बिलो 80 में आ जाता है हमारा 60%। 60% में यहाँ पे कैल्शियम डोमिनेट करता है, और कैल्शियम जो डोमिनेट करता है इट मीन्स दैट इज़ द फर्टाइल सॉइल। इसके बाद अगर परसेंट बेस सैचुरेशन की अगर हम बात करते हैं, गिवन pH जो होता है, तो एट अ गिवन परसेंट बेस सैचुरेशन द pH इज़ नॉर्मली हाईएस्ट
ऑफ द हाइड्रस ऑक्साइड। जितनी भी हमारी हाइड्रस ऑक्साइड होती हैं, हाइड्रस ऑक्साइड किसको कहते हैं जनरली हम, जो हमारी हाइड्रस ऑक्साइड्स होती हैं लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है, दे आर हाइड्रस इन नेचर, तो इनका पीएच हाईएस्ट होता है। एंड जो इंटरमीडिएट होते हैं वो होता है कॉलिनाइट के केस में, यानी जो कॉलिनाइट होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, इनका बेस सैचुरेशन इंटरमीडिएट होता है। फिर 2:1 का एकदम लोएस्ट चला जाता है। 2:1 में हमने देखा था कि 2:1 टाइप क्ले मिनरल में दो टेट्राहेड्रल शीट्स होती हैं, एक ऑक्टाहेड्रल शीट्स होती हैं, तो इसका लोएस्ट बेस सैचुरेशन होता है। इसी तरह से जो बफरिंग कैपेसिटी होती है, द ग्रेटेस्ट बफरिंग कैपेसिटी अकर्स एट 50% बेस सैचुरेशन। तो 50% जब बेस सैचुरेशन हो जाता है तो इसका मतलब बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। ओके, ये मतलब होता है, बाकी इतना इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको परसेंट बेस सैचुरेशन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल की एसिडिक बताने के लिए वो हमारे पास आता है पीएच। द फर्स्ट वन इज पीबीएस, पहला था हमारा परसेंट बेस सैचुरेशन। नेक्स्ट फैक्टर है पीएच। पीएच क्या मेजर करता है, हमारा जो सॉइल सॉल्यूशन है उसमें कितने हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन है। द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इज वेरी एसिडिक सॉइल एब्जॉर्ब्ड एल्यूमिनियम। मतलब ये बताया गया है कि जितना ज़्यादा सॉइल में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होता है उतना ही ज़्यादा सॉइल का नेचर एसिडिक होता है। और ये हाइड्रोजन आयन आते कहाँ से हैं, ये आते हैं एब्जॉर्ब्ड एल्यूमिनियम की वजह से। जो सॉइल कोलाइड्स होते हैं, सॉइल के कोलाइड्स पे सरफेस में एल्यूमिनियम जो होता है वो उसमें एब्जॉर्ब रहता है, और इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल जो होती है इनका नेचर एसिडिक हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। ये इसकी रिएक्शन दी है, जैसे अगर एल्यूमिनियम है वो वाटर के संग रिएक्ट करता है, वी ऑल नो सॉइल सॉल्यूशन में क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होगा, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी और ये H पॉजिटिव आयंस, और ये H पॉजिटिव आयंस ही क्या कर रहा है, सॉइल में एसिडिटी को पैदा करता है। एडसॉर्ब हाइड्रोजन इज सेकेंड बट माइनर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके अलावा जो एडसॉर्ब हाइड्रोजन है वो भी एक तरह का माइनर सोर्स है H पॉजिटिव आयंस के लिए। एसिड सॉइल्स हैव रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम। तो जितनी भी हमारी एसिडिक सॉइल्स होती हैं उनमें ये तो ज़्यादा ही होता है, इसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट होती है। साथ में कॉलिनाइट और आयनाइट ये क्ले मिनरल्स होते हैं, तो ये डोमिनेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि एसिडिक सॉइल्स में किस तरह के क्ले मिनरल डोमिनेट करते हैं, तो एसिडिक सॉइल्स में कॉलिनाइट और आइलाइट ये दो क्ले मिनरल्स हैं जो डोमिनेट करते हैं। और आयंस का अगर पूछेंगे तो आयंस में हमारे पास हैं हाइड्रोजन आयन और एल्यूमिनियम आयंस। अब जो सॉइल का नेचर है वो एसिडिक नेचर होता है। अभी हमने देखा कि सॉइल का पीएच 5.5 से कम है, दे आर टर्म्ड एज एसिडिक सॉइल्स। लेकिन हम सॉइल की जो एसिडिटी है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज लो एसिड सॉइल, अगर इफ द पीएच इज इन द रेंज ऑफ 6.1 to 6.5। हम सबको पता है जो पीएच स्केल होता है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 14, ठीक है। तो 0 से लेकर 14 तक जो हमारा स्केल है पीएच स्केल होता है, इसकी मिड में जो वैल्यू दैट इज 7, ये हमारा होता है न्यूट्रल पीएच। वी ऑल नो, इतना सबको पता है। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आती हैं 7 से कम, दे आर रिफर्ड एज एसिडिक नेचर, और 7 से उधर जो ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं दे आर रिफर्ड एज बेसिक इन नेचर। तो 7 से कम में हमारा 6.1 से 6.5 के बीच की वैल्यू आ रही है जो कि लो एसिडिटी होती है। उसके बाद 5.6 से 6 के बीच की वैल्यू मीडियम एसिडिक रेंज में आएगी। 5.1 से 5.5 इज़ रिफर्ड एज स्ट्रॉन्गली एसिड, 4.5 to 5 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और उसके बाद जो लेस देन 4.5 वाली वैल्यू है ये हाईली एसिडिक सॉइल्स है। और ये सॉइल्स जनरली बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं इन फर्टिलिटी, पुअर फर्टिलिटी इनकी होती है। बट स्टिल हम कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको एसिडिक सॉइल्स चाहिए होती है, उन क्रॉप्स को हम इन कंडीशंस में इस तरह की जो सॉइल होती हैं उनमें हम कुछ ही लिमिटेड क्रॉप्स हैं हमारे पास जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्शन में है राइस, जो धान होता है, राइस को एसिडिक सॉइल्स चाहिए होती है। इसका जो पीएच अराउंड 4.5 to 5 ये वाला पीएच जो होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक पीएच चाहिए होता है राइस की कल्टिवेशन के लिए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्रॉप है टी, यानी चाय जो होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं हमारे पास, राइस और टी, ये जिनकी कल्टिवेशन के लिए एसिडिक सॉइल सुटेबल होती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि राइस और टी की सॉइल्स का पीएच कितना होता है, तो रिमेंबर दिस, इनको एसिडिक सॉइल्स चाहिए होती है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टॉपिक दैट इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। एसिडिक सॉइल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन कौन से तरीके होते हैं जो सॉइल में एसिडिटी को डेवलप करते हैं। तो डिफरेंट वे हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन है ह्यूमिड क्लाइमेट,
यानी जहाँ पे ह्यूमिड वेदर बना रहता है, ठंडा रहता है, बारिश होती है, वहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ ह्यूमिड क्लाइमेट, और वहाँ पे एसिडिक सॉइल्स प्रोड्यूस होती हैं। कैसे होता है ये? क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होती है रेन, बारिश होती है। बारिश क्या करती है, जितना भी सॉइल में बेस होता है, बेस क्या होते हैं, जो कैटाइंस होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं जो बेसिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ह्यूमिड रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या होता है, सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो जो सारा का सारा बेस मटेरियल है ये सब लीच आउट होने लगता है। ठीक है, ये सब लीच आउट हो जाता है, तो सरफेस में क्या बचता है, जो एसिडिक रेसिड्यूज़ होते हैं, जो इनसॉल्युबल एसिडिक रेसिड्यूज़ होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जैसे सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड्स हो गई। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं एसिडिक नेचर की होती हैं, ये सारी तीनों रेसिड्यूज़ जो हैं ये सरफेस में डोमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये रीज़न होता है कि ह्यूमिड क्लाइमेट में एसिडिक सॉइल्स क्यों होती है, ड्यू टू हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल की वजह से सारे बेस जो हैं लीच आउट हो जाएंगे, सिर्फ सरफेस में जो एसिडिक वाले कंपाउंड्स होते हैं लाइक आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, वो डोमिनेट करेंगे, जिसकी वजह से उनका नेचर जो है वो एसिडिक हो जाता है। इसके अलावा जो कार्बोनिक एसिड्स होते हैं, ये कार्बोनिक एसिड का नाम से क्लियर है, कार्बोनिक एसिड है, तो ये अगेन ये भी एसिडिटी कॉज करता है। बट ये कार्बोनिक एसिड आता कहाँ से, बाय द नाइट्रिफिकेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वी ऑल नो सॉइल में डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। नाइट्रिफिकेशन होती है जो नाइट्रोजन से रिलेटेड है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो ऐड होता रहता है रिडक्शन रिएक्शन के कारण, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। थर्ड है सॉइल फ्रॉम एसिडिक रॉक्स। वी ऑल नो जो सॉइल है वो कहाँ से फॉर्म होती है। सॉइल का जो फॉर्मेशन है हमने पढ़ा था, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। जो रॉक्स होता है उसकी वेदरिंग से, रॉक्स में क्या होता है कि फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, जिसकी वजह से एट लास्ट जो सॉइल है वो फॉर्म हो जाती है। और सॉइल किस रॉक्स से फॉर्म हुई है या किस पेरेंट मटेरियल के थ्रू वो फॉर्म हो रही है, वो डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा होगा। ठीक है, अगर रॉक्स हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में तो एसिडिक सॉइल्स होगी, और एसिडिक का मतलब यहाँ पे है सिलिका से। ठीक है, यानी जो एसिडिक रॉक्स होते हैं उनमें सिलिका या क्वार्ट्स भी बोलते हैं, सिलिका और क्वार्ट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो रिमेंबर दिस, तीन तरह के रॉक्स हमने पढ़े थे, एसिडिक रॉक्स, बेसिक रॉक्स एंड इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे हम बात करें एसिडिक रॉक्स की, तो ये एसिड, बेस, इंटरमीडिएट हम किस कैटेगरी पे बोलते हैं, इसका क्राइटेरिया है क्वार्ट्ज और सिलिका का अमाउंट। अगर किसी रॉक में क्वार्ट्ज और सिलिका का अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है, रिच होता है, इसका मतलब वो रॉक कैसे, एसिडिक रॉक्स है। और एसिडिक रॉक से ही जो सॉइल फॉर्मेशन होगा वो किस तरह की सॉइल होगी, वो भी एसिडिक होगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एसिडिक रॉक्स के, लाइक ग्रेनाइट, रियोलाइट। ठीक है, देन तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट्स। बाकी जो नॉर्मल पॉइंट है, वेदरिंग हम सब जानते हैं। उसके बाद फोर्थ है एसिड सॉइल्स फ्रॉम नॉन एसिड मिनरल्स। तो जो नॉन एसिड मिनरल्स हैं वो भी स्टिल क्या करते हैं, एसिड सॉइल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। सम पार्ट ऑफ द बेसिस मे बी कन्वर्ट इनटू कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं बेस, जो हमारे सोडियम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम है तो सोडियम कार्बोनेट हो गया या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो गया, तो इनमें भी क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन से जो प्रोड्यूस होता है दैट इज एसिडिक प्रोडक्ट। These carbonate and hydrocarbonates are leached away due to soluble in nature and hydrated aluminum silicate cause toxic acidity। तो ये जब लीच आउट हो जाते हैं तो लीच आउट होने के कारण जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट है वो प्रोड्यूस होने लगते हैं सरफेस में, और हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, दैट इज़ वाई दे क्रिएट एसिडिटी इन द सॉइल। फिफ्थ है लॉन्ग यूज़ ऑफ फिजियोलॉजिकली एसिड फर्टिलाइजर्स। अगर हम सॉइल में बहुत लंबे टाइम से एसिडिक फर्टिलाइजर्स को ऐड करते आ रहे हैं, दैट ऑल्सो क्रिएट एसिडिटी इन द सॉइल। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट वी ऑल नो एक तरह का एसिडिक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, इसमें बेसिकली नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, इसमें नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं। अमोनियम सल्फेट है तो सल्फर भी यहाँ प्रेजेंट है, दैट इज़ यहाँ पे जो सल्फर प्रेजेंट होता है इट इज़ अबाउट 24% सल्फर होता है, और नाइट्रोजन होता है 20
और 0.6% तो 20.6% यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो अमोनियम सल्फेट यहाँ पे सीधा सीधा कहने का मतलब है कि एसिडिक फर्टिलाइजर्स है तो ये एसिडिटी को पैदा करेगा। अमोनियम सल्फेट के अलावा अमोनियम नाइट्रेट होता है एक फर्टिलाइज़र, ये भी एसिडिक होता है, ठीक है। देन फार्म प्रैक्टिसेस ऑल्सो इंक्रीज द एसिडिटी। फार्म में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे लीचिंग ऑफ सॉल्ट इन फैलो लैंड, यानी कि ऐसी ज़मीन है जहाँ पे कुछ ग्रो नहीं कर रहा है, फैलो लैंड है, और वहाँ पे अगर लीचिंग हो जाती है तो उसका जो नेचर होगा सॉइल का वो एसिडिक होगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सॉइल में कुछ ना कुछ वेजिटेशन ग्रो होती रहे, बिकॉज अगर सॉइल में कोई वेजिटेशन ग्रो हो रही है, इवन कोई घास भी उसमें उग रही है, तो वो क्या करेगा, वो उसको लीचिंग को रिड्यूस करेगा। लीचिंग कम होगी तो एसिडिक नेचर भी कम बनेगा, यानी सॉइल कम एसिडिक होगी। इसके बाद लास्ट सेवेंथ मेथड है एसिडिटी क्रिएट करने का, दैट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बाय द क्रॉप्स लाइक पोटैटो एंड बीट। अब हमारे कुछ क्रॉप्स भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब सॉइल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एसिड्स भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं। अगर हमारे क्रॉप्स जो होते हैं लाइक पोटैटो एंड बीट्स, अगर ये सारे के सारे जो सॉल्ट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बचा क्या रह जाएगा सॉइल में, जो बेस का अमाउंट है यानी सॉल्ट है वो तो क्रॉप्स ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो जो बेस का अमाउंट है वो तो सॉइल में कम हो जाएगा, और बचा क्या, एसिड्स बचे, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो नेचर है वो एसिडिक होने लगता है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो एसिडिक सॉइल्स है वो फॉर्म होती है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे फैक्टर्स हैं, लाइक जहाँ सॉइल होती है उस जगह का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस तरह की वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो हो रही है, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स जो सॉइल में एसिडिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एसिड सॉइल फॉर्मेशन। एसिड सॉइल्स के बनने में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। पहला होता है लिटराइजेशन ऑफ वेरिंग डिग्री। लिटराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में बहुत बार पढ़ा था लिटराइजेशन के बारे में और पॉडजलाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली लिटराइजेशन एक तरह का सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। हमने पढ़ा था जोनल प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। तो लिटराइजेशन एक जोनल प्रोसेस में आता है। लिटराइजेशन होता है क्या एक्चुअली की, तो लिटराइजेशन का शब्द का मतलब क्या होता है, लिटराइट का मतलब होता है ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंटें, जिससे हमारी घर बनता है ईंटों से, तो वही ब्रिक्स का मतलब होता है लिटराइजेशन, ठीक है। लिटराइजेशन शब्द का मतलब है ब्रिक्स, लिटर का मतलब होता है ब्रिक्स। इसको ब्रिक्स इसलिए बोला जाता है एक्चुअली क्योंकि लिटराइजेशन जो प्रोसेस होता है उसके बाद जो मिट्टी बनती है, वो मिट्टी को अगर हम सुखाएं, गीला करने के बाद वो मिट्टी जब सूखती है तो एकदम ब्रिक्स की तरह हार्ड हो जाती है, इसलिए इसको हम ब्रिक्स बोलते हैं। और लिटराइजेशन जो सॉइल फॉर्म होती है उसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। लेटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, लाइक कॉफ़ी, ठीक है, इस तरह के कॉफ़ी हो गया, कोकोनट हो गया, इन प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है लेटराइट सॉइल। अब लिटराइजेशन में क्या होता है कि लिटराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसमें सिस्की ऑक्साइड्स जो होती हैं वो रिच हो जाती हैं, मतलब सिस्की ऑक्साइड्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रिच होता है। यू कैन से दैट लिटराइट और लिटराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सिस्की ऑक्साइड्स आर एडेड एंड सिलिका इज़ रिमूव। तो लिटराइजेशन प्रोसेस में सिस्की ऑक्साइड्स तो ऐड हो जाती हैं लेकिन सिलिका रिमूव होता है, तो ये होता है लिटराइजेशन प्रोसेस, और इसकी वजह से जो सॉइल है वो स्लाइटली एसिडिक बन जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड आता है पॉडजोलाइजेशन का। पॉडजोलाइजेशन में पॉडजो का मतलब होता है ऐश, ठीक है, ऐश जो राख होती है क्योंकि दिखने में थोड़ी ऐश लाइक होती है, दैट इज़ वाई पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन में भी क्या होता है कि इसमें भी अगेन जो सॉइल का नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक ही हो जाता है, बिकॉज पॉडजोलाइजेशन में जो सॉइल होती है यहाँ पे भी जो सिस्की ऑक्साइड्स होते हैं ना, सिस्की ऑक्साइड्स में हमारी आयरन ऑक्साइड या फिर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स हैं वो आती हैं। तो होता क्या है कि जो सॉइल की डिफरेंट हॉरिजन्स होती हैं, ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, तो टॉप में क्या होता है कि जो भी ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है, या फिर जो भी हमारी सिस्की ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं तो वो लीचिंग आउट हो जाएंगे। लीच आउट का मतलब है कि बह जाएंगे नीचे की तरफ, ए हॉरिजन से बी हॉरिजन में पहुंच जाएंगे। वी कैन से दैट पॉडजोलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ए हॉरिजन का सारा सिस्की ऑक्साइड्स बी हॉरिजन में पहुंच जाता है, और कह सकते हैं एट लास्ट बी हॉरिजन जो होती है, बी हॉरिजन इट इज़ कंपैरेटिवली रिच इन सिस्की ऑक्साइड्स एंड ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। तो इसकी वजह से भी नेचर जो है वो कैसा है,
एसिडिक हो जा रहे हैं क्योंकि सिसकी ऑक्साइड एसिडिक नेचर की हैं। ह्यूमस भी अगेन क्या है, ह्यूमस क्या होता है, एक तरह का बाय प्रोडक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी। और सॉइल में बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब अपना वेस्ट निकालते हैं तो वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ह्यूमस भी क्या एक तरह का माइक्रोब्स का वेस्ट है विच इज़ एसिडिक इन नेचर। तो पॉडजलाइजेशन हो गया। आफ्टर द इंटेंस लीचिंग ऑफ लाइट एलुवियल सॉइल्स, लीचिंग भी क्या करती है, लीचिंग की वजह से भी एसिडिक नेचर बन जाता है। फोर्थ वन इज़ मार्शी कंडीशन, यानी इसमें हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उससे भी एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। मार्शी कंडीशन जो दलदली होती है वो भी एसिडिक सॉइल्स के फॉर्मेशन में एक तरह का प्रोसेस है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अक्रेंस। इस तरह की जो सॉइल्स होती हैं, एसिडिक सॉइल्स ज़्यादातर इंडिया में कहाँ पाई जाती हैं, तो जनरली हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया होता है, पेनिनसुलर रीजन, कोस्टल एरियाज़ होते हैं, हिमालय रीजन्स होते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है, ठीक है। तो इन रीजन्स में हमारी जो सॉइल्स है वो एसिडिक होती है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं, तो लार्जेस्ट एरिया जो एसिडिक सॉइल्स का, वैसे ही जो डेटा यहाँ गिवन है ये पुराना डेटा है, ओल्ड डेटा है ये, ठीक है, इट इज़ ओल्ड डेटा। तो आप नया याद करिए, तो जो नया है वो क्या है, यानी सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट एरिया है एसिडिक सॉइल्स का इंडिया में वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एसिडिक सॉइल्स, ठीक है। इंडिया में ये करंट अफेयर का पार्ट भी है आपका कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल्स का परसेंटेज कहाँ पर है, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एसिडिक सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं, द स्टेट इज़ अरुणाचल प्रदेश। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिडिक सॉइल्स ऑन द प्लांट्स। अब एसिडिक सॉइल्स का प्लांट्स में कैसा इफेक्ट पड़ता है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब होता है कि डिट्रीमेंटल इफेक्ट मीन्स उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है प्लांट्स की ग्रोथ में। तो उसको हम स्टडी करेंगे दो वे में, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आता है हमारा टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द रूट जोन। वी ऑल नो एसिडिक सॉइल है तो हाइड्रोजन आयंस वहाँ पे प्रोड्यूस होने ही हैं, और ये हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट ग्रोथ होती है, रूट्स के टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं अपना प्रॉपर फंक्शंस जो होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। देन इन्फ्लुएंस ऑफ द सॉइल एसिडिटी ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द प्लांट्स मेन ब्रांचेस फॉर कैटाइंस। प्लांट्स में जो परमेबिलिटी होती है कैटाइंस को लेके वो अलग होती है और जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनको लेके अलग होती है। तो एसिडिक सॉल्ट में परमेबिलिटी जो होती है वो अफेक्ट होती है। देन डिस्टर्बेंसेस इन द बैलेंस बिटवीन बेसिक एंड एसिडिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थ्रू द रूट्स जो होती हैं वो बेसिक और एसिडिक कंडीशंस के बीच में बैलेंस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें एक प्रॉपर बैलेंस होता है कि कितना एसिड को अपटेक करना है, कितना बेस को अपटेक करना है। बट जब एसिडिक सॉइल्स हो जाते हैं तो ये जो अमाउंट होता है एसिड और बेस का ये डिसबैलेंस हो जाता है। तो उस टाइम पे जो रूट्स हैं वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी टॉक्सिक हो जाता है। डायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट बाय अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक चेंजेस। बहुत सारे जो एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है कि एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो डेफिशिएंट हो जाते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। द लेवल इंक्रीज़ अप टू अ टॉक्सिक लेवल, ठीक है, वो इतने इंक्रीज़ हो जाते हैं कि वो टॉक्सिक बन जाते हैं, और कुछ तो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। वी ऑल नो जो एंजाइम होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, और प्रोटीन का जो मेन पार्ट होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। जब सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ होती है तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ख़त्म होने लगती है, जिसके कारण नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो एंजाइमेटिक चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आता है हमारा जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी होती है सॉइल के पीएच से, ठीक है। सॉइल का जो पीएच होता है, सॉइल की पीएच रिएक्शंस जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि कौन सा एलिमेंट उसमें ज़्यादा रहेगा, कौन सा एलिमेंट उसमें कम रहेगा। हाई सॉल्युबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन इन द टॉक्सिक अमाउंट ड्यू टू द हाई सॉइल एसिडिटी। मतलब जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है
उस टाइम पे एल्यूमिनियम, मैग्नीज और आयरन इनका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है। उस एक्सेसिव अमाउंट को हम बोलते हैं टॉक्सिक अमाउंट। और ये टॉक्सिक अमाउंट्स बेसिकली प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर देता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन, होता क्या है ये वाटर के संग रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे सॉइल में बढ़ जाएंगे सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है। और देखा गया है कि जो एल्यूमिनियम है, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी की, तो एल्यूमिनियम क्या होता है कि जब एल्यूमिनियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है, यानी जब वो टॉक्सिक हो जाता है, तो वो रूट्स की ग्रोथ को हिंडर कर देता है। तो इस कारण जो रूट्स की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि जो एल्यूमिनियम है, इफ़ इट इज़ प्रेजेंट मोर देन 5 ppm, अगर एल्यूमिनियम 5 ppm से ज़्यादा हो जाता है, दैट इज़ रिफर्ड एज टॉक्सिक, ठीक है, एट हाई pH। यानी अगर हमारा pH 4 से लेकर ज़्यादा है, आई मीन 4 से कम है, ठीक है, 4 से कम है यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक pH है, उस टाइम पे जो एल्यूमिनियम का अमाउंट होता है वो मोर देन 5 ppm हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। लेकिन जैसे जैसे ये pH थोड़ा गिरने लगता है, pH 5 to 6 या 5.5 से इसके बीच में, इस रेंज में आ जाता है, तो ये जो अमाउंट है मोर देन 5 ppm एल्यूमिनियम का, ये रिड्यूस हो जाता है और वो वाली जो अमाउंट होती है वो सुटेबल होती है। लेकिन मोर देन 5 ppm एल्यूमिनियम ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इसी तरह से सेम मैग्नीज भी टॉक्सिसिटी भी होती है, आयरन टॉक्सिसिटी हो जाती है। द नेक्स्ट इज बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है। बहुत सारे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सारी एक्टिविटी जो होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन फिक्सेशन की, वी ऑल नो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है, उस एसिडिक नेचर की वजह से सॉइल में जो पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इक्वली इफेक्ट होते हैं, उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमको उसका इफेक्ट शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की पर्टिकुलर, तो वी ऑल नो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम होता है, एजिटोबैक्टर होता है। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है कि इनकी जो एक्टिविटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे एजिटोबैक्टर की जो एक्टिविटी है वो धीरे पड़ जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। वो एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्लो डाउन हो गई तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अफेक्ट होगा। इसके बाद आता है प्रिवेलेंस ऑफ प्लांट डिसीजेज। बहुत सारी प्लांट डिसीजेज जो है वो प्रिवेल करती हैं, क्योंकि अगर सॉइल का नेचर एसिडिक होता है तो एसिडिक सॉइल्स में बहुत सारी डिसीज़ लगने के चांसेस होते हैं। क्यों चांसेस होते हैं? बिकॉज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो होने लगते हैं, एंड दैट इज़ फंगस, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखो, जब भी हमारी एसिडिक कंडीशन होती है तो उस टाइम पे फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। एक होता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कभी भी एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया को कैसी कंडीशन चाहिए, थोड़ा बेसिक टाइप का पीएच चाहिए होता है। एसिडिक कंडीशन में कभी भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, लेकिन एसिडिक कंडीशन में फंगस ग्रो आराम से हो जाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने अपने घर में देखा होगा, जैसे एट द फॉर्मेशन ऑफ पिकल, ठीक है। जब हम पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, उसको रख देते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फंगस की ग्रोथ लगने लग जाती है। फंगस यानी फफूंदी जो होती है वो हमें दिख जाती है, वाइट वाइट फंगल ग्रोथ हमें दिख जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है अचार का कि उसमें फंगल ग्रो हो जाती है। अचार क्या होता है, एसिडिक होता है, उसमें हम बहुत सारा प्रिजर्वेटिव के तौर पे विनेगर डालते हैं। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, तो उसका नेचर एसिड होता है, ठीक है। तो जैसे अचार में फंगस ग्रो हो सकती है, बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो सकता, वैसे इतना आपको ध्यान रखना है कि अचार क्या है, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया कभी ग्रो नहीं कर पाता है, लेकिन फंगस ईजिली ग्रो कर पाती है। तो यही एक रीज़न है कि एसिडिक कंडीशन में प्लांट डिसीजेज इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में फंगस की ग्रोथ आराम से हो जाती है, और फंगस की वजह से यू ऑल नो, हमने सबने पढ़ा है कि प्लांट्स में बहुत सारी डिसीज़ हैं जो फंगस की वजह से होती हैं, ठीक है। जैसे रस्ट हो गया, क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर्स हो गया, देयर आर सो मेनी डिसीजेज विच आर कॉज्ड बाय फंगस, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू एक्सेट्रा।
इसके बाद आता है ड्यू टू सॉइल एसिडिटी न्यूट्रिएंट्स लाइक कैल्शियम पोटेशियम मे बिकम डेफिशिएंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब सॉइल में एसिडिटी बढ़ रही, एसिडिटी का मतलब होता है कि सॉइल में एल्यूमिनियम बढ़ा, मैग्नीज बढ़ा, आयरन का अमाउंट बढ़ गया, ये सारे एलिमेंट्स जब बढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे कैल्शियम और पोटेशियम है ये डेफिशिएंट हो जाएंगे। क्यों डेफिशिएंट होते हैं? क्योंकि एक्चुअली इनका नेचर होता है बेसिक। तो ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो हाई पीएच पे, यानी हाई पीएच का मतलब एसिडिक पीएच पे इनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है। दैन disturbances in the physical conditions of the soil, deflocculated conditions of the soil is due to high acidity। तो deflocculated condition भी है जो एसिडिटी के संग रिलेट करती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, हम कैसे पता करें कि वो सॉइल एसिडिक है? तो एसिडिक सॉइल्स को पता करने के लिए 3 चीज़ें हैं, फिजिकल कैरेक्टर्स, केमिकल कैरेक्टर और बायोलॉजिकल कैरेक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल कैरेक्टर्स की। फिजिकल कैरेक्टर्स में यानी सिंपल हमें सिर्फ देखने से, ऑब्जर्व करने से वो सॉइल दिखती कैसे? तो एसिडिक सॉइल्स जनरली बहुत ही हल्के रंग की होती हैं, लाइट टेक्सचर होता है, उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यानी वो बहुत ज़्यादा वाटर को अपने अंदर से परमेबल है, पास करा सकती है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो उसकी पुअर ही है, वाटर को होल्ड नहीं कर सकती इस तरह की सॉइल। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इनकी पुअर होती है, ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट भी इनमें पुअर होता है। ठीक है, क्यों ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट इनमें बहुत पुअर होता है? क्योंकि जनरली देखा गया है जब भी हम सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं या ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, इनको ऐड करने से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका लेवल तो इंक्रीज़ हो जाता है, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, लेकिन होता क्या है एट द सेम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, और डिके करेंगे। इनसे क्या प्रोड्यूस होता है, इन सारी एक्टिविटी से हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और हाइड्रोजन आयंस ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिटी के लिए। तो यही रीज़न है कि ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है एसिडिक सॉइल्स में। और जनरली जो एसिडिक सॉइल्स होती हैं हमने पढ़ा कि वो उसमें कॉलिनाइट और आइलाइट टाइप के जो क्ले मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कॉलिनाइट एंड आइलाइट। ये तो अगर फिजिकल। केमिकल्स में अगर हम बात करें तो जनरली एसिडिक सॉइल्स को हम बोलते हैं बेस अनसैचुरेटेड सॉइल्स। मतलब कि जो एसिडिक सॉइल्स है उसमें जो बेस पाए जाते हैं, जैसे हमारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमारे बेस होते हैं, ये अनसैचुरेट होते हैं यानी कम होते हैं। तो इसलिए हम एसिडिक सॉइल्स को कहते हैं कि वो बेस अनसैचुरेटेड सॉइल्स होती हैं। दे हैव एक्टिव एंड पोटेंशियल सॉइल एसिडिटी। इनकी जो एक्टिव और पोटेंशियल सॉइल एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है? एक्टिव सॉइल एसिडिटी हमको बताती है कि सॉइल सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। हमारी जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो सॉइल सॉल्यूशन है उसमें कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है, ये होती है एक्टिव एसिडिटी। और पोटेंशियल एसिडिटी जो होती है ये भी फर्दर 2 तरह की होती है, एक्सचेंजेबल और नॉन एक्सचेंजेबल। इसमें हम मेज़र करते हैं बोथ एल्यूमिनियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयंस का मेज़र करते हैं कि एक्सचेंजेबल साइट्स में कितना हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन एड्जॉर्ब हो रखे हैं, वो होती है पोटेंशियल सॉइल एसिडिटी। देन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ये ग्राफ, इसका ये जो टेबल है इसको समझते हैं। 3 तरह के पीएच हमको यहाँ देखने, लो पीएच, हाई पीएच और न्यूट्रल पीएच, यानी हमारा पीएच 7। न्यूट्रल पीएच में ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी जो होती है वो न्यूट्रल पीएच पे ही होती है। जैसे फास्फोरस, बोरोन हो गया, बोरोन अवेलेबल होता है 5 से 7 पीएच के बीच में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है एकदम एक्सट्रीम रेंज, जैसे एकदम एक्सट्रीम लो पीएच हो जाना या फिर एकदम एक्सट्रीम जाके पीएच हाई हो जाना। इन कंडीशंस में जो है न्यूट्रिएंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है। इस जो टेबल है इसको हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ समझते हैं। So here this is the graph which represents the availability of nutrients at different pH. It is clearly visible from the graph कि कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे प्रेजेंट है, किस pH पे कैसा एलिमेंट, किस टाइप के एलिमेंट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स इनको हमने क्लासीफाई करा है 3 कैटेगरीज में। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं NPK, सेकेंडरी हमारे होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर,
एंड माइक्रो एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट में हमारे आते हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि पीएच जो 4 है, यानी ये है हमारा एसिडिक पीएच, और एसिडिक पीएच में हम अगर ग्राफ में देखें तो आयरन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आयरन ज़्यादा है, और जो मैग्नीज और बोरोन का अमाउंट है ये थोड़ा कम है। आयरन के साथ साथ एक एल्यूमिनियम यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप एल्यूमिनियम को यहाँ पे नोट कर सकते हैं अच्छे से कि एसिडिक कंडीशन पे आयरन और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद जो मैग्नीज है वो आप देख सकते हैं 5 pH पे स्टार्ट हो रहा है इंक्रीज़ करना, बोरोन भी 5 pH पे इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो रहा है। इस तरह के बाद हम आते हैं अपने न्यूट्रल pH की तरफ, यानी pH 7। तो 7 pH जो होता है यहाँ पे लिखा है मोस्ट प्लांट्स स्वीट स्पॉट फॉर pH। तो प्लांट्स का सबसे पसंद वाला जो स्पॉट होता है, फेवरेट स्पॉट जो है वो होता है pH 7, यानी 7 pH पे इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत ही एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्लांट्स को अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे pH और बढ़ता है, बेसिक pH अगर आ जाता है, pH 10 की अगर हम बात करें तो pH 10 में आप देख सकते हैं ट्रेस एलिमेंट की कैटेगरी में बोरोन और मोलिब्डेनम का अमाउंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जिंक, कॉपर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, आयरन रिड्यूस हो गया है। उसी तरह से ऊपर सेकेंडरी एलिमेंट्स में देखें तो मैग्नीशियम का अमाउंट इंक्रीज से डिक्रीज़ होने के दिख रहा है, कैल्शियम भी इंक्रीज डिक्रीज दिख रहा है, लेकिन सल्फ़र का अमाउंट देख सकते हैं हम जो बेसिक pH की तरफ कांस्टेंट जा रहा है। पोटेशियम की अवेलेबिलिटी सही है और फॉस्फोरस भी सही है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी अगेन यहाँ पे रिड्यूस होती जा रही है। तो ये एक सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को समझने के लिए, और ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस ग्राफ। नाउ वी कम बैक टू द बुक। अब लास्ट बच्चा है यहाँ पे बायोलॉजिकल वे, यानी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एसिडिक सॉइल्स की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, यानी अगर बायोलॉजिकल में बात करें माइक्रोब्स की, तो कौन से माइक्रोब्स की ग्रोथ देखने को मिलती है, कौन से माइक्रोब्स की ग्रोथ कम होती है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फंगस की जो पॉपुलेशन होती है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है एसिडिक कंडीशन में, जबकि बैक्टीरिया का लेवल जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है एसिडिक कंडीशन में। यही कारण है फंगस की ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से फंगल डिसीज़ का चांसेस जो होता है एसिडिक सॉइल्स में ज़्यादा होता है। उसके अलावा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की बात करें, क्योंकि बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अवेलेबिलिटी घट रही है, बैक्टीरिया का अमाउंट घट रहा है, तो डिकम्पोजिशन के टाइम पे जो माइक्रोब्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, नाइट्रिफिकेशन, ये सारी एक्टिविटी भी जो है रिड्यूस हो जाती हैं। दी ऑल एक्टिविटी आर रिड्यूस ड्यू टू एसिडिटी इन द सॉइल। तो ये सारे हमने जो कैरेक्टर्स थे, रीज़न थे एसिडिक सॉइल्स के, वो हमने डिस्कस कर रखे हैं। अब मेन आता है कि एसिडिक सॉइल्स को हम कैसे रिक्लेम करें, कैसे इनको ठीक करें। तो एसिडिक सॉइल्स को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होता है। दो तरीके होते हैं यहाँ पे हमारे पास एसिडिक सॉइल्स को ठीक करने के लिए। एक तरीका है कि अगर हमारे पास एसिडिक सॉइल्स है तो इट इज़ बेटर टू ग्रो सुटेबल क्रॉप्स ऑन इट। हम उस पर ऐसी क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जो कि एसिडिक सॉइल्स में ईजिली ग्रो हो सकते हैं, और वी कैन से एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, हमारे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पे, राइस एंड टी, ठीक है। ये दो ऐसे इकलौते क्रॉप्स हैं जिनको एसिडिक सॉइल्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये राइस और टी क्या करते हैं, एसिडिक सॉइल्स में ग्रो करना पसंद करते हैं, इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। या फिर हमारे पास अगर राइस और टी हमको ग्रो नहीं कर रहा है, दूसरे हमें क्रॉप्स भी ग्रो करने, उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम सॉइल में कुछ एमलियोरेटिंग का मतलब होता है इम्प्रूव करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब है जो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो एसिडिक सॉइल्स को सही करने के लिए ऑप्शन है वो होता है लाइमिंग। एमलियोरेटिंग ऑप्शन होता है, एमलियोरेटिंग यानी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइमिंग कर सकते हैं। लाइमिंग से जो पीएच है वो थोड़ा इंक्रीज़ होने लगेगा। लाइमिंग में हम जनरली क्या करते हैं, जनरली जिनका पीएच 5.5 से कम होता है, इस तरह की सॉइल्स को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉइल्स कहते हैं। द सॉइल्स विच आर हैविंग pH लेस देन 5.5 आर एसिडिक सॉइल्स। और उसको सही करने के लिए हम यहाँ पे लाइमिंग करते हैं। लाइमिंग का कितना डोज रखना है ये ज़रूरी है। द डोज ऑफ liming material depends on the soil pH, soil texture, capacity and the liming material।
इन सारे फैक्टर्स में हम लाइमिंग का डोज जो है वो डिपेंड करता है। लेकिन जनरली एट लो पीएच, पीएच जब बहुत कम होता है यानी एसिडिक पीएच जब होता है, उस टाइम पे लाइम का अमाउंट हमको ज़्यादा डालना होता है, ज़्यादा अमाउंट में लाइम को हमको ऐड करना होता है। इट इज़ अराउंड 35 टन्स पर हेक्टेयर। अगर पीएच बहुत कम है 4.8 पीएच में हम ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे। लेकिन पीएच अगर थोड़ा कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल 6 to 7 पीएच हो रखा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लाइम का अमाउंट कम कर देंगे। मींस कहने का सिंपल मतलब ये है कि ज़्यादा पीएच पे हमको लाइम की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी, लाइम रिक्वायरमेंट, ओके। क्योंकि लाइम क्या करते हैं, लाइम ऐड करने से खुद जो पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब हमारा ऑलरेडी पीएच ज़्यादा है तो हमको कम लाइम डालने की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम है, एसिडिक पीएच है, तो पीएच को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें लाइम की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। ऑन एन एवरेज द hydrated lime calcium hydroxide at the rate 5 tons per hectare apply in the field and thoroughly mixed in the soil। तो ये जो अमाउंट है लाइम का, ये हमें याद रखना है कि लाइम का जो अमाउंट होता है दैट इज़ 5 टन्स पर हेक्टेयर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा लाइम होता है, इसको हमें अप्लाई करना होता है। और उसके बाद हम अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इसको, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड कर सकते हैं। लाइम ऐड करने से सॉइल में किस तरह की रिएक्शन होती है, तो जो हम लाइम जब सॉइल में ऐड करते हैं तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के संग रिएक्ट करके एक सब्सटेंस फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। और ये फर्दर क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है। और वी ऑल नो कैल्शियम क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। ये एक तरह का बेस होता है, ये सॉइल में जाके ऐड होगा तो बेस सैचुरेशन को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होगा। और जैसे जैसे बेस सैचुरेशन इंक्रीज होगा तो एसिडिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन कि यहाँ पे लाइमिंग से किस तरह से कैल्शियम आयंस बाहर निकलकर बेसिसिटी को इंक्रीज करता है और एसिडिटी को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है लाइमिंग मटेरियल, यानी हम जो लाइम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम क्या क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो लाइमिंग के लिए लाइम का मतलब होता है कैल्शियम से, यहाँ पे हम कैल्शियम लाइमस्टोन यूज़ कर सकते हैं। 90% जो इंडिया में यूज़ होता है वो कैल्शियम लाइमस्टोन होता है। डोलोमाइट यूज़ कर सकते हैं, डोलोमाइट रिच इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी अगेन क्या है, हमारा Mg2 पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करेगा और ये भी बेस सैचुरेशन को इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की दूसरा अनदर नेम पूछ लिया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है, इसको याद कैसे करेंगे, देखो कैल्शियम ऑक्साइड O है तो O को हम Q बना सकते हैं इजीली, ये O है, इसको Q बनाना इजी है। तो Q से क्विक लाइम याद रखो और दूसरा जहाँ OH है उसको स्लेट लाइम याद रखो। दो ही तो हैं, क्विक लाइम और स्लेट लाइम। एक Q वाला आपको याद हो गया तो दूसरा बचा हुआ स्लेट लाइम ईजी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कोरल शेल लाइम, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोरल शेल लाइम, ठीक है। चॉक कैल्शियम कार्बोनेट ये यूज़ कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, ये दो ऑक्साइड्स होती हैं, ये भी बेसिक नेचर की होती हैं, इनका भी यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो कैल्शियम लाइमस्टोन, डोलोमाइट और क्विक लाइम, स्लेट लाइम ही यूज़ करते हैं। और उसके अलावा वुड ऐश भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ लाइम इन द सॉइल। हम कौन कौन से क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो हमें याद रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाई लाइम रिक्वायरमेंट की क्रॉप्स होते हैं, मीडियम लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप्स होते हैं, लो लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तीन कैटेगरीज हमने देखनी है कि लाइम की रिक्वायरमेंट किस क्रॉप के लिए कैसी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बार्ले, बीन्स, कॉटन, पी एंड सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन की स्पेलिंग रॉन्ग है गाइज, इसको सही कर लो। सोयाबीन की स्पेलिंग होती है SOYBEAN, ठीक है। सोयाबीन हम यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन की लाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, अधिक होती है। शुगर बीट और सनफ्लावर, इनमें लाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। देन मीडियम रिक्वायरमेंट वाले क्रॉप्स में आते हैं हमारे कॉर्न, सोरगम, टोबैको एंड वीट, ये हमारे मीडियम होते हैं। लो रिक्वायरमेंट में हमारा ओट, पोटैटो, राइस, राई, ये इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है लाइम की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये इंपॉर्टेंट हो गए, इनके एग्जाम्पल याद रखना है तीनों के, हाई, मीडियम और लो। उसके बाद एक कैटेगरी है वेरी लो, वेरी
लो लाइम रिक्वायरमेंट होती है हमारे पाइनएप्पल की, ये इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप में आता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच जो होता है, टी और राइस का मैंने बताया था, टी और राइस का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक पीएच इनको चाहिए, इनको एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और पीएच भी कभी कभार पूछे जाता है, दैट इज़ 4 to 6, ठीक है। 4 से 6 के बीच का जो एसिडिक पीएच होता है वो हम टी और राइस की कल्टीवेशन के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। And now the chapter is over. So thank you guys for watching the complete video, and if you have not subscribed this channel, then please do subscribe this channel.